नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का चौथा दिन है और चौथा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा है। यहां तक कि सदन के बाहर तो हंगामा बीजेपी के विधायकों ने किया ही, अंदर भी उन्होंने हंगामा किया। लिहाजा बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शल आउट करना पड़ा। इसी मसले पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रीति प्रभा जी हैं जो न्यूज़ हाट की वरिष्ठ पत्रकार हैं और दूसरी तरफ हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी। दोनों से हम बात करेंगे। प्रीति जी, जिस तरह से सदन की शुरुआत जिस दिन से हुई है, तो जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोग जो है वो तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इस पूरे मामले को इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में सिर्फ 72 मिनट ही सदन चल पाया। और जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमें सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी तरफ कैमरा नहीं लगाया जाता है, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो ये बात बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि हम लोग भी लाइव भी देखते हैं तो उसमें ये भी देखा गया है। आज जैसे हमने देखा, चौथा दिन है, हमने देखा कि विजय कुमार सिन्हा बोल रहे थे और बीजेपी के ही नेता हंगामा करने लगे, वो बोलना बंद कर दिए। तो अपने ही नेता को बोलने के लिए नहीं देना, एक तरह से विपक्ष की ये रणनीति हो सकती है कि कोई बड़ा हंगामा हो, जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने देखा था, एक साल जिस मार्शल आउट किया गया था, विधायकों को पीटा गया था और बाहर खदेड़ा गया था। तो उस तरह की कोई बड़ी घटना घटे और फिर पूरी पब्लिसिटी जो है और पूरा ध्यान जो है अपनी तरफ विपक्ष अपनी ओर खींचना चाह रहा है, इस तरह से भी देख सकते हैं। मुझे जैसा लग रहा है ये है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं, उसे लेकर जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो भी हंगामा कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो हालांकि नीतीश कुमार ने इसमें अपनी सूझबूझ से इस मामले को तो हैंडल कर लिया। उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख के बाद हम इस पर बातचीत करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों से करेंगे, जो राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं उनके सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये मामला तो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जो मामला है, जिस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है, चौथा दिन भी लगातार हंगामा है, यहाँ तक कि बीजेपी के द्वारा विधानसभा घेराव तक इनकी योजना बना ली गई है। तो इस तेजस्वी यादव को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो विपक्ष का कहना जायज़ है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं चार्ज सीटेड हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस वाले हैं। तो फिर भ्रष्टाचार के मामले में ही तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया है, तो फिर उनसे इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सामने आकर सफाई दे, बात करें या कन्विंस करें विपक्ष को, या फिर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उस पर चुप्पी साधे हुए नीतीश कुमार। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा कर ही रहा है। प्रीति जी, हम आपके पास लौटते हैं। हेमंत जी, आज चौथे दिन क्या कुछ हुआ सदन के अंदर और बाहर, और इसे आप अपनी नज़रों से कैसे आंकते हैं, देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा मुद्दा विपक्ष से छीन लिया है। जो सदन शुरू होने से पहले, यानी कि विधानमंडल की बैठक शुरू होने से पहले लगातार ये प्रचार हो रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में और विपक्ष के नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार अब जा रही है, तब जा रही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में पट नहीं रही है। और उदाहरण दिया जा रहा था कि मलमास मेले की तैयारी में नीतीश कुमार गए तो वहाँ तेजस्वी यादव की तस्वीर पोस्टर में, ये होर्डिंग पर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो उसका जवाब ये हुआ कि नीतीश कुमार ने दूसरे ही दिन और फिर तीसरे दिन लगातार तेजस्वी यादव को अपने साथ गाड़ी में बिठा करके लेके आए, तेज प्रताप को गाड़ी में बिठा करके लेकर के आए और दूसरे दिन फिर तेजस्वी यादव को लेकर के आए। तो ये बिना कहे हुए उन्होंने कह दिया कि भाई कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अंदर में डिस्प्यूट नहीं है और हम लोग एक हैं। तो एक बड़ा मुद्दा जो था, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक काफ़ी खबर चल रही थी कि ये पट नहीं रही है तो वहाँ सरकार गिर जाएगी, तो सरकार टूट जाएगी, आपस में बहुत विवाद है। तो इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने सिर्फ एक फ़ोटो फ्रेम से दे दिया। आपने देखा होगा कि गाड़ी में बैठ करके आए, यहाँ उतरे, तो एक बड़ा मुद्दा जब छिन गया तो अब केंद्रित कहाँ हो गया है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफा दिलवाइए, क्योंकि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन ये सफाई सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दे दी है। मीडिया में भी बातें आ गई है कि वो कह रहे हैं कि 2017 का मामला था, 23 में इसमें दोबारा चार्जशीट हुआ है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम
नाम आया है, तो उसके बाद ये माना जा रहा है, उन लोगों ने कहा कि हम मानते हैं कि यह बिल्कुल बनावटी मामला है, इसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, इसलिए ये इस मामले पर कहीं कोई कार्रवाई करने की बात नहीं है। तो अब विपक्ष के सामने क्या रह गया है? विपक्ष के सामने यह रह गया है कि लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, कुर्सियां उठाई जा रही है, रिपोर्टर्स टेबल्स को पलटने की कोशिश की जा रही है, और आज स्थिति ये हो गई कि लगा कि जैसे कुछ मारपीट की नौबत तो नहीं आ जाए, तो अध्यक्ष ने इन लोगों को मार्शल आउट करवाया। पहले जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करवाया, उसके बाद कुमार शैलेंद्र को मार्शल आउट करवाया, और कुमार शैलेंद्र को मार्शल आउट करने से पहले समझिए कि वहाँ एक तरह से कुश्ती प्रतियोगिता हुई। तो तमाम विपक्ष के लोग उनको घेर करके खड़े थे, और लेकिन मार्शल के लोगों ने उनको उनके बीच से उठा करके और बाहर कर दिया। तो ये जो वहाँ सीन था, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी उठे और उन्होंने कहा कि ये लोग जिस तरह का आचरण कर रहे हैं ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है, और इनका विश्वास नहीं रह गया है संसदीय परंपरा में, इनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, और लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इनका पत्ता साफ होने वाला है। इसलिए ये इस तरह की उत्तेजनामूलक कार्रवाई कर रहे हैं, लोग उत्तेजित कर रहे हैं, माने फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका कहना था। और अध्यक्ष ने भी कहा कि हमने जो देखा है कि ये जो अपनी बात जब कहनी होती है तो खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह लेते हैं, और उसके बाद जब सरकार की ओर से जवाब होने को होता है तो उस दौरान ये अपने लोगों को उठा करके और बेल में भिजवाते हैं और हंगामा करवाते हैं। तो ये नहीं चलेगा, और हम नियम के अनुसार सदन को चलाएंगे, और जिन लोगों ने कल कुर्सी चलाई थी, कुर्सी तोड़ी थी, और आज जो कुछ किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम जांच करवा रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं। तो ये इससे ये लग रहा है कि जो विपक्ष है उसके सामने ये है कि किसी तरह मामले को थोड़ा बड़ा किया जाए, लार्जर देन लाइफ जिसको कहते हैं, कि हकीकत से बड़ा कुछ बनाया जाए, क्योंकि मामला वो बन नहीं पा रहा है। तो उसको लगातार मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। आज एक प्रदर्शन भी जो है इन लोगों का, जिसके लिए कि ये लोग निकले, जो हम लोग वहाँ खड़े थे, तो इन लोगों की आपस में बात हो रही थी कि हम लोग 15 मिनट तक यहाँ हंगामा करेंगे और उसके बाद फिर बाहर प्रदर्शन में जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, लगभग 15-20 मिनट तक यहाँ हंगामा चला, 2 लोग मार्शल आउट किए गए, उसके बाद वो लोग फिर वॉकआउट करके वो लोग चले गए प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए। हम लौटते हैं हेमंत जी आपके पास। प्रीति जी, जिस तरह से आपने कहा कि सीएम जो हैं वो 3C से समझौता नहीं करते हैं, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से, लेकिन तेजस्वी यादव के मुद्दे पे कहीं ना कहीं समझौता करते दिख रहे हैं। तो क्या सीएम ये मान चुके हैं कि तेजस्वी के खिलाफ जो मामले हैं वो फर्जी हैं, या ये उनकी मजबूरी है? दोनों ही कह सकते हैं। जिस तरह से इस पर एक ही केस पे बार बार चार्जशीट ये हो रहा है, इस मामले को फर्जी तो नहीं कह सकते, किसी हम ऐसा सोचते होंगे, लेकिन इस मामले में टारगेट किया जा रहा है तेजस्वी यादव को, ये तो समझ रहे हैं। और दूसरी मजबूरी भी कह सकते हैं कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे नेताओं से इस्तीफ़ा लिया है इस तरह के क्राइम के मामले में। तेजस्वी यादव से नहीं ले सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस हैं, वो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हैं, वो भावी मुख्यमंत्री तो ज़रूर है, आने वाले समय में उनको प्रमोट किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो नीतीश कुमार इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जी, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। आपको ये नहीं लगता कि जो सीएम हैं, जो अपनी छवि को, मतलब अपनी छवि पे दाग लगा करके किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, ये आपको नहीं लगता? अपनी छवि पे दाग लगा के इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि जिस मामले में अभी चार्जशीट हुआ है, उस मामले में कई बार एक ही केस में लगातार बार, और तेजस्वी यादव ने भी इस पर सफाई दी है कि 2017 में भी मेरे ऊपर चार्जशीट हुआ था, तो मुझे शपथ ग्रहण करने से क्यों नहीं बीजेपी के लोगों ने रोका। तो एक तरह से जवाब जो है उधर से आ ही रहा है, और एकदम से ये नहीं कह सकते कि तेजस्वी यादव एकदम से भ्रष्टाचार मामले में लिप्त थे, और क्योंकि लालू प्रसाद यादव की उस समय वो रेल में मंत्री थे, और उस समय की वो बातें हैं, और फिर उस समय तेजस्वी की क्या उम्र होगी? क्या तेजस्वी यादव का ये दावा कि उस समय हम बच्चे थे और पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर का रिश्ता नहीं था, ऐसे में इस मामले में मुझे घसीटना, सिर्फ मुझे फंसाना है? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये तो कब का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल ये जो पूरा जो हम परिदृश्य देखें तो उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तेजस्वी यादव की उम्र बहुत कम थी। तो तेजस्वी यादव, अगर अभी भी तेजस्वी यादव बच्चे होते
नहीं तो उस फिर समय क्या जब ये पहली बार मामला आया था सामने और जब पहली बार उन पे केस उनको लपेटा गया था, पूछताछ की गई थी, तब की बात कर रहे हैं कि जब का ये मामला है उस समय तो हम बच्चे थे। जी, बिल्कुल तेजस्वी यादव उस समय बच्चे थे, तो यही चार्जशीट जो है तेज प्रताप यादव पे क्यों नहीं हो रहा है, जबकि तेज प्रताप यादव बड़े भाई है तेजस्वी यादव के। ये टारगेट तेजस्वी यादव को किया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। और फिर नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, अभी 17-18 को मीटिंग होने वाली बेंगलुरु में, विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होने वाली, उसमें 24 पार्टियां शामिल होंगी और ये भी खबर है कि उसमें सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली हैं। तो एक और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो नीतीश कुमार को विपक्ष के संयोजक भी बनाए जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में कूच करने वाले हैं। तो यहाँ बिहार की राजनीति को तेजस्वी यादव देखेंगे, तो अभी फायरिंग रेंज में तेजस्वी यादव हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव हैं। एक और मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के बचाव में तमाम जो है सत्ता पक्ष के लोग, आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग भी आ रहे हैं सामने, सीपीआई एमएल के लोग आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जिनको वो खुद ही भ्रष्ट कहते हैं, उनको वो गले लगा रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो अमित शाह हैं वो खुद चार्जशीटेड हैं और कभी तड़ीपार घोषित किए गए थे। तो ये इन दावों के बीच क्या आपको जस्टिफिकेशन लगता है कि ये लोग जो दावे कर रहे हैं सही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट की बात तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि क्यों तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है। और जहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि बीजेपी में खुद ही ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे करप्शन के मामले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आपराधिक मामले हैं दर्ज हो चुके हैं और ऐसे लोगों को बीजेपी नहीं टारगेट कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव अगर बीजेपी में अभी जाके उनके साथ मिल जाए, उनके साथ शामिल हो जाए, तो फिर ये सारे मामले भी दब के रह जाएंगे। तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता इस तरह से हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं। तो इसलिए जब उनके नेता बोलते हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं या फिर विपक्ष की किसी भी केंद्र से विपक्ष को किसी भी नेता को टारगेट किया जाता है, बिहार में सत्ता पक्ष के किसी भी नेता को टारगेट किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर भी ये सवाल उठता है। लेकिन ये तो राजनीति है सर, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं नेता, और फिर यही तो राजनीति चलती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन नैतिकता होती है। कहते हैं कि राजनीति में नैतिकता भी कुछ चीज़ होती है और नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। खास करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, तो अक्सर वे नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ब्रजभूषण के मामले में उनकी नैतिकता ताक पर रखी हुई है। कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह की गलतियों की वजह से वो खुलकर जो भी बोल पाते हैं उनका मजाक बन जाता है। जिस तरह से पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे महिला पहलवान जंतर मंतर पे काफ़ी समय तक प्रोटेस्ट करते रहे, उनके ऊपर पुलिस से दमन भी किया गया, उनके प्रोटेस्ट को छिन भिन कर दिया गया। लेकिन जो अपराधी है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, हम अपराधी नहीं कह सकते, जिनके ऊपर चार्जशीटेड भी हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि उनके ऊपर जो है ये आरोप जो है वो सही है और अपने चार्जशीट में उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी के लोग ऐसे नेताओं को क्यों संरक्षित करते हैं, उनके बचाव में क्यों उतरते हैं? यहाँ तक कि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जेल से छुटकर आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, फूल माला से उन्हें मिठाई खिलाई जाती है। तो जब इस तरह के काम केंद्र में बैठी सरकार करेगी तो फिर राज्य में उनके नेता चढ़ बढ़ कर जिस तरह से बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अनुशासन के मामले में जिस तरह से है और इस मामले में भी नेताओं को लेकर भी अगर अनुशासन में होते तो उनका मजाक नहीं उड़ता, तो उनका मजाक बन जाता है और वही मजाक बिहार में बन रहा है। क्या यही वजह है कि जो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि प्याले में तूफान नहीं उठ पा रहा है, तो यही वजह है कि अगर ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में उलटफेर करना चाहते हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी वास्तविकता सबके सामने आ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि अभी जो चीज़ है वो इनके नियंत्रण से बाहर चीज़ें जा रही हैं, बीजेपी के नियंत्रण से, खासकर बिहार के मामले में। इनको ये दिखाई दे रहा है कि हम जिस
हम जिस इसमें फील्ड में ला करके इनसे खेलना चाहते थे वो उस दायरे से बाहर निकल गए हैं। अभी जो ये कहा जा रहा था कि जो विपक्ष की बैठक हुई थी यहाँ पर पटना में 23 तारीख को, तो अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले जाने को ये दिखाया गया कि विपक्ष की एकता की जो कवायद है उसकी शिशु हत्या हो गई है, यानी कि वह जन्म लेते के साथ वो मर गया है। लेकिन अब स्थिति ये है कि बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है उसमें 15 के बदले 24 दल आ रहे हैं वहाँ पर, तो एक विपक्षी एकता आगे की ओर बढ़ रही है। दूसरे की यहाँ तेजस्वी यादव को लेकर के जो घेरने की कोशिश चल रही थी उस कोशिश को पलीता इसलिए लग गया कि नीतीश कुमार पर बहुत अधिक केंद्रित था इन लोगों का ध्यान, कि लगता है कुछ अंदर खाने हो रहा है, नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। लेकिन वो सब जो सपने थे, वो सब जो कयास थे, वो सब धराशायी हो गए। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो बीजेपी की बेचैनी दो स्तरों पर है। एक विपक्ष की जो एकजुटता की मुहिम है वो आगे बढ़ती जा रही है। दूसरे की यहाँ बिहार में जो लग रहा था, जो क्रिएट किया जा रहा था, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में जो माहौल बनाया जा रहा था, और ये पहले से हो रहा है। और आप देखेंगे जब सरकार बनी थी उस दिन से हो रहा है कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी, आपस में नहीं पटेगा। तो ये मामला जो है ये लगातार ये कहीं पर किसी नतीजे पर पहुंचा हुआ नहीं दिखा। तो इनके पास हथियार क्या है? हथियार ये है सदन से बाहर हंगामा किया जाए, सदन से भीतर करें। विपक्ष में है तो मैं तो समझता हूँ इनका अधिकार है करना, लेकिन अभी जो हो रहा है उससे ये लग रहा है कि वहाँ कोशिश ये हो रही है किसी तरह की हिंसक कार्रवाई हो कि नेशन वाइड मीडिया में ये बात आए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमको सरकार दबा रही है। लेकिन सरकार मुझे लगता है कि थोड़ा चालाकी से थोड़ा बैलेंस करके चल रही है। इसलिए जितना कुछ हो रहा है, तो आज ये हुआ कि 2 लोगों को मार्शल आउट करवाया गया, उसके बाद ये लोग वॉकआउट कर गए। और वॉकआउट आपने कहा कि थोड़ा बड़ा हो, और इस बात की आज खबरें हैं, र्यूमर है, अफवाह है मार्केट में कि कुछ बड़ा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कई लोगों ने मुझे कहा कि मतलब आज संभल करके, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये खबरें कहाँ से आई? कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इन लोगों ने जो बुलाया था कि शिक्षक आएंगे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जो कार्यरत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी मामला है कि उनको भी कहा जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी बनना है तो बीपीएससी के जरिए आपको आना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग अभ्यर्थी हैं उनको बीपीएससी से आना है। डोमिसाइल की नीति जो है वो हटा ली गई है। तो ये सब लेकर के इनको लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा पटना में भीड़ होगी, बहुत छात्र आएंगे, नौजवान आएंगे, शिक्षक आएंगे, यहाँ पर काफ़ी हिंसा होगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो अभी तक की खबर है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और शिक्षकों के मामले में हुआ यह है कि के पाठक ने एक निर्देश जारी कर दिया कल रात में कि कोई भी शिक्षक 13 तारीख को अपना विद्यालय नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ा मैसेज गया होगा मुझे लगता है। तो इतना तो तय है कि स्कूलों से आज अनुपस्थिति शिक्षकों की नहीं रही होगी। तो बीजेपी ये जो मार्केट में था कि आज बहुत कुछ होने वाला है, बच कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है, विपक्ष की ताकतवर पार्टी है, तो वो अपने तरीके से राजनीतिक माहौल को अपनी तरफ मोड़ने की तमाम कोशिशें करेंगी। उसकी कोशिश है कि छात्र नौजवान हमारे साथ आए। इसीलिए अभी आपने देखा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेंबर ऑफ काउंसिल हैं वो बाहर आए वॉकआउट करने के बाद, क्योंकि ये परिषद का भी वॉकआउट किया है इन लोगों ने, वहाँ भी हंगामा हुआ। तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी की मांग कर रहे हैं, कि कहाँ गया 10 लाख नौकरी, कहाँ किसको आपने दी? आपने तेजस्वी यादव का ये इस्तीफा क्यों नहीं लिया? 3C का जो फार्मूला है आपका, उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उसको क्यों नहीं आप अमल कर रहे हैं उस पर? तो ये कुल मिलाकर के जो इन मुद्दों पर, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षकों के सवाल पर, और कल तो लाठीचार्ज हुआ था इस पर, ये कृषि सलाहकारों पर, उसको लेकर के तो बीजेपी एक राजनीतिक माहौल बनाना चाह रही है। लेकिन संकट इनके साथ ये है, जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इन सवालों पर, करप्शन के सवाल पर, कम्युनलिज्म के सवाल पर, क्राइम के सवाल पर, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इनको बाध्य करता है कि आप बहुत अधिक कुछ लंबी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं, इसलिए आपके मुद्दे में दम नहीं आ पा रहा है। आप एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। गुजरात में बिल्किस बानो प्रकरण में जिस तरह सजायाफ्ता लोगों को सजा माफ़ किया गया और उसके बाद उनकी आरती उतारी गई, उनके पूरे गुजरात में घुमा करके उनका अभिनंदन किया गया। तो आप बताइए कि क्राइम के मामले में और करप्शन के मामले में ये किस तरह का समझौता है? बिल्कुल लंबी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं।
प्रीति जी, क्या आपको लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार जो है बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में खड़े हो गए हैं? एकदम सचमुच जो कहते थे कि चुनौती, तो आगे आने वाले दिनों में ये तस्वीर दिखेगी कि नीतीश बड़ी लकीर खींच रहे हैं। माहौल जिस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा, और फिर बिहार की जो राजनीति बदली है जिस तरह से, तो उसमें तो दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से बीजेपी वाले इस तरह की बातें करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, विकल्प क्या है? तो विकल्प बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक अलग से कोई फार्मूला सेट किया हुआ है? ऐसा कुछ तो है नहीं। कोई फॉर्मेट है, आपको उस फॉर्मेट में फिट आना होगा तभी आप बन सकते हैं। बीपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम की तरह तो है नहीं, पार्टियां बनाती हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो पार्टियां जब बनाती हैं तो विकल्प के तौर पे किसी को भी आप देख सकते हैं, और जनता बनाती है। खासकर मैंने कहा तो माफ़ कीजिएगा, जनता बनाती है। लोग, जनता चुनकर किसी को अपना प्रतिनिधि भेजती है सदन में। तो इस यहाँ पे कोई भी विकल्प हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, कोई भी एक आम इंसान भी विकल्प हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार तो एक बड़े राजनेता हैं, और फिर उनका जो कद है, कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में उनका कहीं भी कोई नाम दर्ज नहीं है, वो नीट एंड क्लीन माने जा रहे हैं, तो वो फाइट कर सकते हैं। तो क्लीन है, कहीं पे एक भी छींटे नहीं हैं, एक भी दाग नहीं है। यही नहीं, हम आपको बता दें, सीएम नीतीश बिहार में विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, लिहाजा काम के मामले में भी पीछे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है कि जैसा कि हेमंत जी ने कहा और प्रीति जी ने भी कहा कि पीएम बनने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, और जो फार्मूला होना चाहिए उसमें सीएम नीतीश कुमार फिट बैठते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये चर्चा अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।